बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस। मैकेनिज़्म का मतलब ये होता है कि फ़ोटोसिंथेसिस की ज़रूरत क्यों होती है प्लांट को, मतलब फ़ोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स को किन किन फेजेस से गुजरना पड़ता है और उसके नतीजे में हमें मिलता क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक डायग्राम देख रहे हो तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या है। इज़ लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज इन क्लोरोफिल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की यहाँ डेफिनेशन आपको स्मॉल डेफिनेशन भी दी हुई है, लेकिन ये आपको बताया गया है कि फ़ोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है उसके लिए लाइट ज़रूरी तो है, लेकिन अगर लाइट नहीं भी होती तो भी फ़ोटोसिंथेसिस में क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और देन फिर जब लाइट नहीं होती तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट भी ये फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है क्लोरोफिल में प्लांट में होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि ये किस तरह होता है। देखिए, आप सबको ये बात पता है कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास जो है कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। फ़ोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हमें इन्वायरमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है वो, और देन जो हम प्लांट को वाटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो ये तीन हमारे पास जो पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स हैं इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल होता है। ठीक है, अब जब ये तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं, लाइट होती है, वाटर होता है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिलती है, तो प्लांट इधर जो है वो फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमारे पास दो टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि लाइट रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लाइट सनलाइट होगी जब प्लांट में जो है वो फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तभी पॉसिबल होगा। नो, सनलाइट रिएक्शन का मतलब होता है ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें जो है सुबह के वक्त जो सनलाइट मिलती है तो प्लांट या लीव्स जो हैं वो क्लोरोफिल की मदद से उस सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उस लाइट को वो एब्जॉर्ब करके अपने पास स्टोर कर लेते हैं। देन जब लाइट नहीं होती तो भी प्लांट में जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू होता है, लेकिन डार्क रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, यानी लाइट इंडिपेंडेंट, यानी पहले जो है वो लाइट रिएक्शन हो जाता है, देन उसके बाद जो फर्दर आगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है वो डार्क रिएक्शन में होता है। ठीक है, यानी इसमें लाइट अगर हमारे पास ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, आपका फोटोसिंथेसिस का ये फेज़ जारी रहता है। यानी पहले लाइट रिएक्शन होता है जिसमें सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, लाइट ट्रैप हो जाती है, और देन इसके बाद डार्क रिएक्शन होता है जिसमें वो जो लाइट हमने ट्रैप की थी, लीव्स ने जो ट्रैप की थी लाइट, वो आगे फर्दर कंपाउंड्स बनाने में, फूड मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प मिलती है उससे। ठीक है, अब यहाँ पर बुक में ये सारी जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ठीक है, इसका मैंने यहाँ पर एक समरी बनाई है ताकि आप लोगों को ईजीली मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए, यहाँ लिखा है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, टू मेन प्रोसेस इन्वॉल्व, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले हम लाइट रिएक्शन की बात करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पिक्चर भी बनाई है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बुक में जो पिक्चर बनी हुई है वो कुछ इस तरह बनी हुई है। ठीक है, ये भी उसी की एग्जाम्पल है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन यहाँ पर मैंने लीव्स की फॉर्म में बनाई है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि किस तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सबसे पहले सनलाइट जो है वो यहाँ पर लीव्स पर मौजूद क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल होता क्या है, बेसिकली क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट जो क्या करता है, सनलाइट से लाइट एब्जॉर्ब करता है और फिर वो लाइट को रिफ़्लेक्ट करता है। कौन सी लाइट को रिफ़्लेक्ट करता है, ग्रीन लाइट को वो रिफ़्लेक्ट करता है। बाकी सारी यानी रेड, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, ये सारी लाइट वो अपने लीव्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन सिर्फ ग्रीन लाइट ऐसी, आपको पता है कि सनलाइट जो है वो बेसिकली हमें नज़र वाइट आती है, लेकिन सनलाइट जो है वो 7 रेनबो कलर्स से मिलकर बनी हुई होती है। अगर आप कभी गौर से देखें तो आपको सनलाइट की रेज़ में जो है प्रिज्म अगर हम रखते हैं, प्रिज्म, तो प्रिज्म में जब रिफ्लेक्शन होती है तो उस सनलाइट, वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो सनलाइट हमें बेसिकली नज़र वाइट आती है, लेकिन उसमें कौन से 7 रेनबो कलर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं, लीव्स उन कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स सनलाइट को जो है लीव्स जो है
लीव्स पे जब ये सनलाइट पड़ती है तो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स जो है ये क्लोरोफिल उस सनलाइट को जो है वो उस लाइट को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो है वो पूरे लीव्स में फैले हुए होते हैं। तो अब हम इस वक्त क्लोरोफिल के पहले मॉलिक्यूल की बात करेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा है क्लोरोफिल फर्स्ट मॉलिक्यूल, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि होता क्या है जब सनलाइट जो है वो किसी भी लीव्स पर पड़ती है तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल उस सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। जब वो अपने अंदर ले लेता है तो उसे ऑलरेडी उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, उसे हम पानी दे रहे होते हैं तो उसके पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। जैसे ही ये लाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। किस में ब्रेक हो जाता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल इस सनलाइट से जो है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस जिसमें जैसे ही सनलाइट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है वो वाटर के मॉलिक्यूल को जो है, क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास वाटर का भी मॉलिक्यूल मौजूद होता है, लीव्स के पास वाटर मॉलिक्यूल भी होता है, तो जैसे ही लीव्स पर सनलाइट आके ट्रैप होती है तो वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। जैसे ही ब्रेक करता है तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है और हाइड्रोजन आयन जो है वो लीव्स अपने पास जमा करके रख लेते हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वो अपने पास इस हाइड्रोजन को रख लेते हैं। यानी जब ये हाइड्रोजन रिलीज़ होता है तो एनर्जी इमिट होती है, एनर्जी उसे मिलती है और पीक पर ये एनर्जी चली जाती है। यानी लीव्स जो है वो अपने पास इस हाइड्रोजन आयन को रख लेता है और देन क्या होता है, क्लोरोफिल की ये जो हाइड्रोजन आयन है जब ये दोबारा अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है तो क्या बना रहा होता है? ATP बना रहा होता है। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये मैंने आपको पहले भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन आयन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है तो ATP बनते हैं। ATP क्या है? एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं। आपको बताया है कि लाइट रिएक्शन में होता क्या है, हमेशा एनर्जी रिच कंपाउंड बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH। अब ATP तो यहाँ पर देखो बन गया। सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही लाइट के फोटॉन्स आए क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल ने उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया और वाटर को जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया। ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये क्लोरोफिल अपने पास रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इमिटेड। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में ये अपने पास रख लेते हैं। देन ये क्लोरोफिल के दूसरे मॉलिक्यूल को जब ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं अपनी, तो ये क्या बनाते हैं? ATP बनाते हैं। अब ये एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल के दूसरे मॉलिक्यूल पर जाती है और दूसरा मॉलिक्यूल भी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। जब ये यहाँ पर ये एनर्जी आती है इन फोटॉन्स के साथ मिलती है तो दोबारा जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। यहाँ पर NADPH का कंपाउंड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो जब ये दोबारा हाइड्रोजन आयन अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं और ये NADPH के साथ मिलके क्या बना देते हैं? NADPH2। ठीक है, NADP तो पहले से ही प्रेजेंट होता है और जब ये दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के से मिल्स में प्लस हो जाते हैं तो ये NADPH बन जाता है। यानी आपको ये बात समझ आई कि किस तरह से जो है वो ये फोटो सिस्टम चल रहा होता है। ये है फोटो सिस्टम 1, ये है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 में होता क्या है, फोटोन एब्जॉर्ब होने के बाद एनर्जी जो है इमिट होती है, हाइड्रोजन आयन जो है वो अपनी पीक लेवल पर जाता है और देन दोबारा एनर्जी रिलीज़ करता है और फोटो सिस्टम 2 में NADPH कंपाउंड भी बन जाता है। बेसिकली लाइट रिएक्शन में क्या बन रहा है? ATP और NADPH कंपाउंड।